जी बेटा, welcome. Assalamu alaikum. How are you beta? Fine. I hope you'll be studying well. Okay, so today I'm going to have lecture number 11. Yes, so we were at chapter number 1. Chapter number 1. Okay ji, and we were discussing a lecture. Let me write a lecture. Lecture number, हम 11 लेक्चर पे पहुंच चुके हैं बेटा. क्योंकि अब आपकी काफ़ी हद तक बेस तैयार हो चुकी है. ओके, एंड द टॉपिक दैट आई वर डिस्कसिंग लास्ट टाइम, दैट वाज द बैरियर्स टू द effective कम्युनिकेशन. ठीक है बेटा, अब इसमें हमने जो यस बैरियर हमने डिस्कस कर लिए थे, दैट फॉर द थर्ड. अब आज जो हमने डिस्कस करना है इसका छोटा सा एक पार्ट रह गया, दैट इज द इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन. इम्प्रूविंग अब बेटा यहाँ पे इस टॉपिक में ये बताना चाह रहा है आपको, इस टॉपिक में आपको ये बताना चाह रहा है कि इस कोर्स का मकसद क्या है, कि हम बीसी क्यों गो थ्रू कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हमने क्यों गो थ्रू करनी है. तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कम्युनिकेशन हमने सीखनी है तो हमने किस तरह से सीखनी है, हमने इस कोर्स को गो थ्रू करना है तो उसके लिए हमने किन स्टेप्स को फॉलो करना है, यहाँ पे आपको ये डिस्कस करने वाला है. सो लेट मी गो थ्रू वर्ड बाय वर्ड इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन. While the overall objective of this syllabus, अब सिलेबस की बात कर रहा है, इस पूरी बुक की बात कर रहा है बेटा. While the overall objective of this syllabus is to improve the reader's ability to communicate more effectively in the business environment. ठीक है, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो बेसिक पर्पस है इस कोर्स का, कि रीडर्स की जो पढ़ने वाले हैं, आप लोग पढ़ने वाले हैं, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव की जाए इन बिजनेस एनवायरनमेंट. ओके, जो प्राइमरी है वो बिजनेस है, फिर सेकेंडरी जो है ना वो आपकी पर्सनल लाइफ भी आ जाती है. वी कैन नॉन दी लेस वेरी ब्रीफली इंट्रोड्यूस सम की स्ट्रेटजीज हियर फॉर इंप्रूविंग बिजनेस कम्युनिकेशन. की स्ट्रेटजीज होती है कि हम किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं, वो कौन से वेज हैं, वो कौन से तरीके हैं, वो कौन सी थ्योरीज हैं, वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हम बार बार जो पूरी बुक में डिस्कस करेंगे, वो सारी स्ट्रेटजीज हैं कि जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. द फर्स्ट बुलेट पॉइंट इज दी encourage, facilitate and reward effective communication through the appraisal system. ठीक है, सबसे पहले बेटा ये होता है कि आपने किसी की कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है. पहले इसके लेवल को तो कहना चाह रहा है कि encourage, facilitate and reward effective communication through the appraisal. appraisal system होता है बेटा कि उनको पहले चेक तो कर लो, उनको अप्रेज तो कर लो, उनकी इवेल्युएशन तो कर लो कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उनका लेवल क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, वो किस हद तक. अब आपका वो लेवल है कि आप ऑलरेडी एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर आपको उसे नेक्स्ट पढ़ाना है. अब यहाँ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है कि आपका लेवल क्या है, कि लेकिन अगर फेस टू फेस आप मेरे साथ होते तो समहाउ मैं आपकी प्रेजेंटेशंस लेता, मैं आपकी ओरिएंटेशन लेता, तो कुछ हद तक मुझे काफ़ी हद तक मुझे आइडिया हो जाता कि आप किस बैकग्राउंड के साथ आए हैं, और उसके मुताबिक फिर आपको मैं एग्जाम्पल्स कोट करता. लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुझे वो एग्जाम्पल्स कोट करनी पड़ रही हैं कि जो मुझे लगता है कि आपके लेवल पे सुटेबल होंगी. अंडरस्टैंड बेटा. तो कहना चाह रहा है कि किसी को कम्युनिकेशन सिखाने से पहले, किसी को कम्युनिकेशन पढ़ाने से पहले उनका अप्रेजल सिस्टम तो कर लो, उनको चेक तो कर लो कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उनका लेवल क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, फिर उसके मुताबिक उनको आगे लेके चलना होता है. अब सपोज आप 10th कर चुके हैं तो दोबारा आपको 9th की थ्योरीज नहीं पढ़ानी. आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं तो दोबारा आपको 11th या 12th की आपको वो चीज़ें नहीं गो थ्रू करानी. ठीक है, आपको उससे आगे लेके चलना है. तो ये क्या अप्रेजल सिस्टम होता है कि उनका पहले अप्रेज करो वेयर द स्टैंड्स. Okay, where they stand, then you move on. Then you're supposed to move on. ठीक है, उसके आगे कम्युनिकेशन करनी होती है. फिर उसके मुताबिक प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड गाइडेंस इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अब कहना चाह रहा है कि खुदारा उनके लेवल्स को चेक करने के बाद उनको पढ़ाना नहीं है, उनको वो बताना है. बिजनेस में पढ़ाई इतना मैटर नहीं करती जितना आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैटर करता है या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैटर करती है. तो मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताने वाला हूँ. ट्रेनिंग और टीचिंग में फर्क होता है बेटा. टीचिंग ये होता है कि वो चीज़ प्रैक्टिकल इतनी अप्लाई होती है या नहीं होती,
आपको बस उस चीज़ आनी चाहिए। लेकिन ट्रेनिंग ये होती है कि वो चीज़ प्योरली प्रैक्टिकल कंसर्न होती है, आपको ये पता होता है कि बिजनेस में चीज़ कैसे अप्लाई होती है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे अप्लाई होती है। इसलिए इसमें जो एग्जांपल्स ज़्यादा कोट होगी वो रोज़मर्रा ज़िंदगी की होंगी या वो प्रैक्टिकली बिजनेस सिनेरियोज की होंगी, कि बिजनेस केसेस केस स्टडीज होंगी कि बिजनेस में सिचुएशंस कैसे अकर होती हैं, और बिजनेस में वो सिचुएशन जब अकर होती हैं तो आपने उस सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, या उस सिचुएशन में आपने किस तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है। उसके बाद थर्ड बेटा बुलेट पॉइंट है, मिनिमाइज पोटेंशियल फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग बाय एम्बेडिंग गाइडलाइंस एंड एक्सपेक्टेड बेस्ट प्रैक्टिसेस विद इन द फर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अब आपकी ट्रेनिंग करनी है, अब आपको सिखाना है, तो उसके लिए हमें गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी। जिस तरह आपकी भी गाइडलाइंस बनी हुई है कि आपने इस तरह से लेक्चर्स को गो थ्रू करना है। अगर आप यहाँ पे होते, कॉलेज में अगर होते, तो आपकी डेली एक टाइमिंग सेट होनी थी, आपकी क्लासरूम एलोकेट होना था। दीज आर ऑल द गाइडलाइंस। ओके, सो जब तक गाइडलाइंस नहीं होंगी, जब तक कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, जब तक कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, उस वक्त तक हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो। सपोज हमारा अगर टाइम सेट होता है, सपोज क्लास का फेस टू फेस की बात करूं, सुबह 10 बजे का, अब 10 बजे यू आर सपोज टू बी इन द क्लास, आई एम सपोज टू बी इन द क्लास। मैं अब 12 बजे आ रहा हूँ, आप 10 बजे आके बैठे हैं, या मैं 10 बजे आ गया, आप 12 बजे आ रहे हैं, तो फिर भी कम्युनिकेशन हमारी नहीं हो पानी थी। तो ये कहना चाह रहा है कि कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए जिंदगी में, कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए, कि जिसकी वजह से पता हो कि सेंडर और रिसीवर ने किस मौके पे और किस जगह पे मिलना है, और किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है। और विद इन द फॉर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है कि हम, अब आपको मैं बेटा पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने मुताबिक नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको आई कैप के मुताबिक लेके चल रहा हूं। जैसे आई कैप पूछता है, जैसे आई कैप की एक्सप्लेनेशन होती है, जैसे आई कैप एमसीक्यूज वगैरह, आपको जो पेपर बेटा आएगा वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, और जैसे एमसीक्यूज पे वो जिस तरह कॉन्सेप्ट पूछता है, मैं आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट में लेके जा रहा हूँ, उन्हीं के मुताबिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसको बेटा फोर्थ बुलेट पॉइंट है, अडॉप्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड प्रोसीजर दैट रिफ्लेक्ट करंट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कीप द बिजनेस अपडेट। अब दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि आपने लेटेस्ट वे में कम्युनिकेशन करनी है। सपोज हम फेस टू फेस नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम, सो हम विचुअल कर रहे हैं। ये कहना चाह रहा है कि कम्युनिकेशन अप टू डेट वे में करना सीखो, क्योंकि अगर आप कन्वेंशनल तरीके से नहीं कर पा रहे, ट्रेडिशनल वे में नहीं कर पा रहे, तो देन अपडेट योरसेल्फ, अपग्रेड योरसेल्फ। Yes, I upgraded myself. I'm teaching in front of you. The same, you are going for the first time in your life the online teaching. ठीक है, online learning you are going through for the first time in your life. So you are upgrading yourself. ये कहना चाह रहा है कि अब आप कम्युनिकेशन करने के लिए टाइम के साथ, अब आपको मैंने कम्युनिकेशन पढ़ानी है तो मैंने को 50 साल पहले वाली नहीं पढ़ानी, 100 साल पहले वाली आज की पढ़ानी है, फ्यूचर की पढ़ानी है, बल्कि आपको द बेस्ट वे कि आपको वो कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा जो फ्यूचर में एप्लीकेबल हो। कहाँ पे बेटा एप्लीकेबल हो? फ्यूचर में एप्लीकेबल हो। ठीक है जी बेटा। उसके बाद सेकंड लास्ट बुलेट पॉइंट है, मैनेज कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिक्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है जी। अब जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे, चाहे बॉस के साथ कर रहे हो, चाहे आप टीचर के अगर क्लास में हैं, तो अगर आप, मैं आपको क्लास की एग्जांपल्स दूं क्योंकि यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ अ क्लास टिल नाउ, कि आप स्कूल कॉलेज वगैरह में जाते रहे हैं, तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जहाँ पे भी आपस में कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे बाकी लोग फिर सियासत तो करते ही हैं। मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल कि ह्यूमन आपस में कोई गड़बड़ ना करें। अगर 6 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, कॉन्फ्लिक्ट तो होने वाला है, क्योंकि हर एक की सोच डिफरेंट है। फिर उसमें लेग पुलिंग भी होती है, आपको पता ही है, लेग पुलिंग होती है। और मतलब पॉलिटिक्स तो आपका बेटा पार्ट ऑफ द लाइफ, इसको एक्सेप्ट कर लो। अगर आपने पाकिस्तान में रहना है, अगर आपने इस कल्चर में सर्वाइव करना है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस पॉलिटिक्स सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ये तो होनी है। मतलब इस जो मतलब आई हैव डिफरेंट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, सो everywhere I came across the politics among the employees, okay, for so many reasons. क्लियर हो गया बेटा? सो इंटरनली भी पॉलिटिक्स होती है और एक्सटर्नली भी होती है। ठीक है, जिस तरह घर के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है, घर में मेंबर्स जो हैं आपस में कुछ ना कुछ उनकी आपस में क्लैश चल रहा होता है समटाइम्स, और आप बाहर तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किसी न किसी चल ही रहा होता है किसी फैमिली मेम्बर के साथ, खानदान में। सो कॉन्फ्लिक्ट तो आपका जिंदगी, दैट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, प्लीज एक्सेप्ट इट। कॉन्फ्लिक्ट्स हैप्पीली एक्सेप्ट करें, लेकिन उनसे सीखें। पॉलिटिक्स एक्सेप्ट करें, उससे सीखें, मूव ऑन करें। इन पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। ठीक है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है, एक्सेप्ट करें एंड मूव ऑन। उसको रेजिस्ट ना करें। जितना आप रेजिस्ट करेंगे, आप एनर्जी वहां पे अपनी लगा रहे हैं, जब एनर्जी वहां पे लगेगी तो आपकी एनर्जी वहां पे नहीं लगेगी कि जहां पे वो रिक्वायर्ड है, आप पहले ड्रेन हो जाएंगे।
The last bullet point is establish communication channels and mechanism again within a firm's policies and procedure. Ensure these are communicated to staff in a timely and effective manner. ठीक है बेटा, अब ये कहना चाह रहा है कि अब आपको उस तरह से पढ़ाना है, उस तरह से कम्युनिकेशन करनी है कि जिस तरह से कम्युनिकेशन करने का हक है या जिस तरह से कम्युनिकेशन करनी चाहिए. जिस तरह आपको मैं पढ़ा रहा हूँ राइट नाउ, तो मैंने आपको ICAP के मुताबिक पढ़ाना है. तो ये कहना चाह रहा है कि आप उस चैनल का इंतखाब करो जो उस टाइम पे द बेस्ट सूटेबल हो. उन मैकेनिज्म्स को यूज करो, उन तरीक़ाकार को वाज़ह करो कि जो उस मौके पे सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है. जिस तरह से अभी हमने जो मैकेनिज्म चूज किया है वर्चुअल लर्निंग का किया है, क्योंकि इस मौके पे दिस मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. सो आई एम गोना रिपीट इन अ वेरी नटशेल. द फर्स्ट बुलेट पॉइंट इज बेटा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, दूसरों को हमने कम्युनिकेशन ये अच्छा, इस कोर्स का मकसद क्या है बेटा, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है जी बेटा बताएं. इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है बताएं ना. देखिए इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने बिजनेस में कम्युनिकेशन कैसे करनी है. चैप्टर 1 में जो आपको मोस्ट एग्जांपल आई है पर्सनल लाइफ की आई है, लेकिन चैप्टर 2 इज स्पेसिफिकली रिलेटेड विद दी बिजनेस कम्युनिकेशन. अब बिजनेस कम्युनिकेशन करने के लिए या बिजनेस कम्युनिकेशन के हिसाब से अपनी कम्युनिकेशन को इनहैंस करने के लिए या उसको इंप्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए आपको कौन कौन सी तरीक़ाकार को वज़ा करना पड़ेगा. द फर्स्ट वन इज दी, आप उनका पहले अप्रेजल कर लो. जिसको आप कम्युनिकेशन सिखाना चाह रहे हो, जिससे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, पहले इसको जज कर लो, पहले इसको देख लो, उसकी अप्रेजल कर लो, उसका एनालिसिस कर लो कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है. ओके, वो जहाँ पे स्टैंड करता है फिर आपने उससे आगे फर्दर कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है. सेकंड, उसके मुताबिक फिर आपने उसको प्रैक्टिकली गाइड करना है, ट्रेनिंग करना है, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है. ओके, आपने उसको उससे आगे लेके चलना है. उसके बाद थर्ड पॉइंट है बेटा, देखिए ये तभी पॉसिबल होगा कि जब हम आपस में कोई कोऑर्डिनेशन करेंगे, एक टाइम सेट करेंगे या हम आपस में एक दूसरे के साथ एक अच्छे रवाबत रखेंगे. सपोज यू लिसन टू मी एंड आई टेक केयर ऑफ यू. जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, मैं आपके लिए सिंसियर नहीं होगा, आप मेरे लिए सिंसियर नहीं होंगे, उस वक्त तक ये बात नहीं बनेगी. तो कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए, कुछ ना कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए कि आपको पता हो कि ये हमने कम्युनिकेशन, ये ट्रेनिंग कैसे करवानी है. उसके बाद बेटा फोर्थ बुलेट पॉइंट है, हमने उस टेक्नोलॉजी, हमने वो कम्युनिकेशन करते हुए हमने बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, वो पढ़ानी है कम्युनिकेशन के जो आज की कम्युनिकेशन है. ना कि आपको मैंने प्रीवियस कम्युनिकेशन, पास्ट कम्युनिकेशन पढ़ानी है. वो कम्युनिकेशन वो ऑब्सोलीट हो चुकी है. आपको पता है कम्युनिकेशन की भी एक एज होती है, तो मैक्सिमम 30-40 ईयर्स होती है. उसके बाद नई कम्युनिकेशन आ जाती है. देखिए फिर वो नए कम्युनिकेशन के मुताबिक अब देख, अगर आप पुरानी बुक्स उठाएं तो उसमें वर्डिंग डिफरेंट थी, अभी वर्डिंग डिफरेंट है. अब जिस तरह से 40 साल पहले जो टेक्नोलॉजी था वो टेक्नोलॉजी नहीं है, और 40 साल बाद कुछ और टेक्नोलॉजी होने वाली है. अब आपको जो मैंने बेटा पढ़ाना है वो आज की टेक्नोलॉजी पढ़ानी है या फ्यूचर. द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद यू इज टू टीच यू थ्रू द फ्यूचर टेक्नोलॉजी. और ये जो वर्चुअल जो कम्युनिकेशन है, दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूचर टेक्नोलॉजी. अब फ्यूचर जो सारी लर्निंग होने वाली है वो ऑनलाइन होने वाली है, वर्चुअल होने वाली है, एंड दैट यू आर डूइंग राइट नाउ. उसके बाद बेटा जहां पे भी इंसान होंगे, याद रख, जहां पे भी इंसान होंगे वहां कॉन्फ्लिक्ट होंगे. जहां पे भी इंसान होंगे, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, चाहे आप यूके चले जाएं, चाहे आप कहीं पे भी हो, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लोगों के मसले मसाइल होंगे. क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, और दो इंसानों की साइकोलॉजी मैच नहीं हो सकती. आपकी और मेरी साइकोलॉजी मैच नहीं. अगर 10 लोग यहाँ बैठे हुए, 10 लोगों की साइकोलॉजी डिफरेंट होने वाली है. बेटा अंडरस्टैंड.
तो जहाँ पे साइकोलॉजी डिफरेंट है, जहाँ पे केमिस्ट्री डिफरेंट है, जहाँ पे सोचने का अंदाज डिफरेंट है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने ही होने हैं। लेकिन हमारा जो बेस्ट वे, हमारे प्रॉफिट क्या करते थे कि वो अपने सिर्फ मकसद पे फोकस करते थे, कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उनका माइंड बिल्कुल डिफरेंट था। जब वो उस इन्वायरमेंट में थे तो उनका ही वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल, उनका कॉन्फ्लिक्ट मैक्सिमम था, लेकिन उन्होंने उस कॉन्फ्लिक्ट पे फोकस नहीं किया, उन्होंने अपने मकसद पे फोकस किया। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू कि कॉन्फ्लिक्ट पे आपने या पॉलिटिक्स पे आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना, उनको एक्सेप्ट करें, ओके, उन पे आंखें बंद करें, एक्सेप्ट करें, हंसें, स्माइल दें, ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम बोलें और आगे मूव ऑन करें, क्योंकि आपने एनर्जी अपनी इन कॉन्फ्लिक्ट्स पे वेस्ट नहीं करनी। यू आर मेड फॉर अ हायर पर्पस, यू आर अशरफ मखलूका, यू आर मेड फॉर अ हायर पर्पस, यू आर क्रिएटेड फॉर द हायर पर्पस। ठीक है जी, तो आपने इन पेटी इश्यूज में नहीं पढ़ना। Establish communication channels and mechanism, अगेन जो लास्ट पॉइंट है कि हमने बेस्ट तरीके से आपको कम्युनिकेशन करनी है। आप उस मौके पर जो बेस्ट पॉसिबल चैनल हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल मीडियम हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल टेक्निक हो सकती है, अब आपको मैंने उस तरीके से पढ़ाना है कि जो मॉडर्न टीचिंग स्टाइल है। ठीक है, अगर आप फेस टू फेस होते हैं मेरे साथ तो मेरा डिफरेंट स्टाइल से मैं आपको पढ़ाने वाला, लेकिन कैमरे में थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है, थोड़ा सा फोकस होना पड़ता है ज़्यादा। सो ये कहना चाह रहा है कि अब आपने जो टीच करना है या जो भी आपने पढ़ाना है या जो भी आपने कम्युनिकेशन करनी है वो आपने बेस्ट पॉसिबल मीन्स के थ्रू करनी है, बेस्ट पॉसिबल चैनल्स के या मीडियम्स के थ्रू करनी है। सो आई एम डन विद टॉपिक 3.2 एज वेल। नाउ आई एम मूविंग फॉर द न्यू टॉपिक, a new topic, that is the impact of ICT in the communication. That's a new topic. जी, so new topic is the impact of ICT in ठीक है बेटा, अब हम ये गो थ्रू करने वाले। अब राइट नाउ मैं अभी इस टॉपिक पर हूँ, ठीक है बेटा। सो आज हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर 10 में हमने इसको कवर किया था बेटा। फिर आज हमने इस टॉपिक को कवर किया इंप्रूविंग कम्युनिकेशन। अब मैं इसको कवर करने वाला हूँ इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी। ठीक है, अब इसमें सारी टेक्नोलॉजी की बात होगी। आईसीटी, आई एम गोना टेल यू कि आईसीटी क्या होती है। ठीक है जी। सो जी, let's go through the definition of ICT. ICT stands for Information and Communication Technologies. This refers to technology that provide access to information through telecommunication. अच्छा बेटा याद रखिएगा, ICT is any technology that is helping you out to deliver the message or to understand the message in whatsoever way. जिस तरह से आप मोबाइल के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अभी मैं कैमरे के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। सो हर वो टेक्नोलॉजी कि जो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प आउट कर रही है इज कॉल्ड दी आईसीटी। ठीक है जी। अब आईसीटी इज सिमिलर टू आईटी, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट विद अ प्राइमरी फोकस ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच टू अंडरस्टैंड द मैसेज और टू कम्युनिकेट इन अ प्रॉपर वे। ठीक है जी। जो हर वो डिवाइस जो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प आउट कर रही है, हर वो टेक्नोलॉजी जो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प आउट कर रही है इज कॉल्ड द आईसीटी। लेकिन आईटी जो है दैट इज प्योरली रिलेटेड टू दी, मोस्ट लाइकली टू दी कंप्यूटर्स, टू दी लैपटॉप्स, जहाँ पे प्रोग्रामिंग ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। In recent years, the world has become arguably irreversibly reliant on ICT for conducting both personal and business activities. ठीक है जी। So अभी रिसेंट ईयर्स में बेटा कहना ये चाह रहा है कि दुनिया ने ज़्यादा जो फोकस किया है, मतलब
आर्गुबली इरिवर्सिबली रिलायंट, कि हम इस हद तक इस पे रिलाई कर चुके हैं, हम आईसीटी पे इस हद तक डिपेंडेंट हो चुके हैं कि अब इस पे वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है हमारे लिए। जस्ट थिंक अबाउट कि आप एक दिन बगैर मोबाइल के रहें, आप फेसबुक के या व्हाट्सएप के थ्रू रहें, इट लुक्स नियर टू इम्पॉसिबल कि हम टेक्नोलॉजी के बगैर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। ये कहना चाह रहा है कि इन रीसेंट ईयर्स द वर्ल्ड हैज बिकम आर्गुएबली इरिवर्सिबल, आर्गुएबली कि हम इससे आर्गू कर सकते हैं, कि इससे रिवर्स करना अब मुश्किल, अब तकरीबन नामुमकिन सा हो गया है। आर्गुएबली इरिवर्सिबली रिलायंट के इस पे इतना रिलाई कर चुके हैं कि हमारे लिए वापसी करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। कि फॉर कंडक्टिंग बोथ पर्सनल एंड बिजनेस, हम अपनी चाहे ज़ाती ज़िंदगी की बात करें चाहे बिजनेस की बात करें, दोनों ज़िंदगी में कि हमें आईसीटी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। Significant developments that have driven this include, अब वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी बेस पे हम आईसीटी का ज़्यादा इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज द इंक्रीज बैंडविड्थ, ठीक है जी, द फर्स्ट फैक्टर इज द इंक्रीज बैंडविड्थ। अच्छा बेटा, बैंडविड्थ को आपने ऐसे अंडरस्टैंड कर, लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ अ बैंडविड्थ। ओके, आपके घर में पानी की मोटर लगी होगी, कि हर घर में लगी होती है, ठीक है। अब जो पानी की मोटर है उसमें से जो जब मोटर चलाते हैं तो उसके पानी का फ्लो आता है। अब जिसके पास जितनी हैवी मोटर होने वाली है उसका फ्लो इतना ज्यादा होने वाला है, और जिसके पास जितनी वीक मोटर होगी, जितनी पुरानी मोटर होगी, उसको फ्लो जो है ना वो कम होता रहता है फिर, ठीक है। बैंडविड्थ भी बेटा ये है कि इंटरनेट तो हर एक के पास आजकल, मतलब एवरी सेकंड पर्सन इज एंजॉयिंग द इंटरनेट फैसिलिटी, लेकिन हर एक के पास बैंडविड्थ डिफरेंट है। किसी के पास 2 MB की है, किसी के पास 5 MB की है, किसी के पास 1 MB है, किसी के पास 10 MB है, किसी के पास इससे भी ज्यादा होता है। सो एवरी पर्सन इज एंजॉयिंग डिफरेंट बैंडविड्थ। पहले बेटा बैंडविड्थ कम होती थी, पहले बैंडविड्थ केबीस में होती थी, तो आप उसमें वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर सकते थे या पिक्चर्स आप ज्यादा अपलोड नहीं कर। अब तो बैंडविड्थ इतनी बेटा हाई हो गई है। अब आगे जब एग्जांपल दे रहा है कि बैंडविड्थ इज लाइक अ नैरो रोड वर्सेस अ वाइड रोड, जैसे अगर मोटरवे और एक जीटी रोड है, अब ज्यादा फास्टली अब कहाँ पे मूव ऑन करते हैं, डेफिनेटली मोटरवे पे मूव करते हैं, क्योंकि वहां पे बैंडविड्थ ज्यादा है, वहां पे 5 लेन्स हैं, वहां पे आप कोई सिग्नल नहीं है, जस्ट यू मूव ऑन। अब बेटा सीन, पहले टेक्नोलॉजी ऐसी होती थी कि अगर आपने एक एप्लीकेशन, लाइक गांव में तो सिंगल रोड होता है बेटा, और वो सिंगल रोड वर्सेस मोटरवे, पहले जो शुरुआत में जो आपके पास इंटरनेट था बेटा, वो था लाइक अ सिंगल रोड। अब जो सिंगल रोड था, अगर कोई एक गाड़ी जा रही है, एक सामने से गाड़ी आ रही है, तो जब दोनों गाड़ियां ऐसे आपस में आती थी तो उनको थोड़ा स्लो होकर नीचे उतरना पड़ता था। अभी भी ऐसा होता है बेटा, गांव वगैरह में सिंगल रोड्स होती हैं मोस्टली, तो गाड़ियों को ऐसे नीचे उतरना पड़ता है। मतलब पहले टेक्नोलॉजी ये थी कि अगर आपने एट द सेम टाइम 2 एप्लीकेशंस ओपन कर ली हैं, 2 वेबसाइट्स ओपन कर ली हैं, तो दोनों वेबसाइट्स ने हैंग हो जाना है, उन्होंने स्लो हो जाना है। लेकिन अब बेटा सीन ये है कि आप एट द सेम टाइम वेबसाइट भी गो थ्रू कर रहे हैं, यूट्यूब भी गो थ्रू कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी गो थ्रू कर रहे हैं, मतलब एंड ऑल द एप्लीकेशंस आर मूविंग परफेक्टली राइट। दैट्स बिकॉज ऑफ द बैंडविड्थ। अब बेटा जो बैंडविड्थ है वो काफी हद तक इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से हम आईसीटी पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। तो ये कहना चाह रहा है द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी कम्युनिकेटेड एट एनी वन पॉइंट कंटिन्यूज टू ग्रो है। अब हम इन्फॉर्मेशन को ज्यादा क्विकली ट्रांसफर कर सकते हैं, मल्टीपल वेज में ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसमें कोई मतलब इंफॉर्मेशन में स्लो पॉइंट नहीं आएगा। पहले स्लो पॉइंट बहुत ज़्यादा आ जाते थे, मतलब इन्फॉर्मेशन वेबसाइट हैंग हो जाती थी या इन्फॉर्मेशन स्लोली पास ऑन होती थी, टाइम प्रोसेस करने में टाइम। अभी बेटे जैसे बफरिंग होती है, जिस तरह वीडियो की बफरिंग होती है, जितना नेट आपके पास स्लो होगा, अगर व्हाट्सएप पे वीडियो आई है या आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो वो बफरिंग करेगा पहले। लेकिन अगर नेट आपका तेज है, अगर हाई एमबी में आप इंजॉय कर रहे हैं, आप जीज में इंजॉय कर रहे हैं, तो फिर आप वो जल्दी बफरिंग, वो तो जल्दी बफरिंग है, दैट्स कॉल्ड द इंक्रीज बैंड। ये कहना चाह रहा है कि अब इन्फॉर्मेशन हम जल्दी पास ऑन कर सकते हैं। जब इन्फॉर्मेशन हम जल्दी पास ऑन कर सकते हैं तो इट मींस कि आपकी बैंडविड्थ इंक्रीज कर गई। So दैट्स द फर्स्ट पॉइंट आई डिस्कस। द नेक्स्ट पॉइंट इट इज सोफिस्टिकेशन एंड वर्सेटिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इंटरेस्टिंगली हम आईसीटी को ज़्यादा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं बेटा? पहले आपको पता है जो मोबाइल होते थे, उस मोबाइल में
एक मतलब उसमें या तो आप कॉल कर सकते थे या आप एसएमएस कर सकते थे, लेकिन आजकल की जो टेक्नोलॉजी, आजकल के जो मोबाइल से बेटा, उसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, उसमें आप एसएमएस भी कर सकते हैं, उसमें आप डिफरेंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब इसे कहते हैं वर्सेटैलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कि एक ही टेक्नोलॉजी में आपको डिफरेंट फंक्शंस मिल रहे हैं। सोफिस्टिकेशन बेटा होता है कि पहले आपको वो करना पड़ता था, पहले आपको बटन प्रेस करने पड़ते थे, अब टच सिस्टम है। नो इट्स वेरी इजी टू ऑपरेट। पहले सीखना पड़ता था, अब इतना सीखना नहीं पड़ता। अब हर पर्सन वेदर इलिटरेट वेदर लिटरेट, देखिए दोनों ही उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने इतना उसको फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली बना दिया है। इट्स इजी टू ऑपरेट नाउअडेज, क्योंकि तो सोफिस्टिकेशन होता है कि इजी टू यूज। आजकल की टेक्नोलॉजी है वेरी इजी टू यूज है, बहुत फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली। एंड वर्सेटिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के एक ही टेक्नोलॉजी में आपको डिफरेंट फंक्शंस मिल जाते हैं। जैसे आपको स्मार्ट टीवी है, तो स्मार्ट, पहले इमेजिन नहीं कर सकते थे कि स्मार्ट के टीवीज में आपको इंटरनेट भी मिल रहा है, आपको वो उनकी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। अब मतलब अब जो टीवीज जो अभी आ रहे हैं वो वर्सेटिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में फॉल कर रहे हैं। जब शुरू में टेक्नोलॉजी आती है उसके फंक्शन बड़े लिमिटेड, जैसे पहले गाड़ियां आई थी तो बड़ी लिमिटेड फंक्शन, सिर्फ गाड़ी चलती थी। अब गाड़ी के साथ एसी भी है, उसके एयर बैग्स भी हैं, उसमें आरबीएस ब्रेक्स भी हैं, उसमें ब्ला ब्ला सो मेनी एलईडीज लगी हैं, देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज इनसाइड। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम बेसिक्स तो सेम रहते हैं, लेकिन उसको हम इंप्रूव करते रहते हैं। वो जो इंप्रूवमेंट है दैट्स कॉल्ड सोफिस्टिकेशन है, वर्सेटिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो मल्टी यूज टेक्नोलॉजीज are becoming mainstream in many market multi-use technologies, के हम different sort of technologies इस्तेमाल कर रहे हैं different markets में। For example include tablet, computer that can be used at telephone, smartphone and टेलीफोन। अब टैबलेट्स जो है ना, उनको हम एज अ फोन के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एज यू नो वेरी वेल। स्मार्टफोन विल बिल्ट इन कैमरा दैट कैन बी यूज्ड फॉर वीडियो। अब हम मोबाइल फोन्स को हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो कॉल के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हम और भी कई काम इससे कर रहे हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थे। एंड हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन अवेलेबल इन मोस्ट व्हीकल। अब गाड़ियों में आप आ गया कि अब आप ब्लूटूथ करें, अपनी डिवाइस को, अपने मोबाइल को कनेक्ट करें, और यू जस्ट हैव अ हैंड फ्री कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंड यू बेटा? सो आई कवर 2 पॉइंट्स, increase bandwidth, and this is a bit technical topic. I expect you to be with me. अगर आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो आपको टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं होने वाला। This is a technical topic, this is a complicated topic. ठीक है बेटा जी? So I discussed 2 points, increase bandwidth, and the second point I discussed is the sophistication and versatility of technology. I hope you understood. Now I'm moving for the third bullet point. It's a bit lengthy point. Okay, new business models. आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस करने के तरीके भी चेंज हो रहे हैं, न्यू मॉडल्स पैदा किए जा रहे हैं, नए तरीके से हम बिजनेस को डिफाइन कर रहे हैं या उसको ग्रो अप कर रहे हैं। ऑफशोर हेल्प डेस्क बेटा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके जी, हर कंपनी में एज यू नो ऑफशोर हेल्प डेस्क की बात की उसने, हेल्प डेस्क की बात की है। हर कंपनी में सपोज इफ यू गेट प्रॉब्लम इन द मोबाइलिंग, इफ यू गेट problem for Jazz, if you get problem for Warid, so you don't go to their offices. ऐसे ही ना बेटा, most likely आप उनके हेल्पलाइन पे कॉल करने वाले and they're gonna solve your problems on ICT. अब the same thing is happening with the foreign countries. अब इंटरेस्टिंगली बेटा, अब सीन ये है बेटा कि अब ये बड़ा ध्यान से सुनने वाला कॉन्सेप्ट है। फॉरेन कंट्रीज में भी हर कंपनी के कॉल सेंटर्स बने हुए, हेल्प डेस्क बने हुए, कि जहाँ पे कस्टमर्स कॉल करते दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। अब अमेरिका में या यूके में या उन फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, अब वहाँ पे आपने उस पर्सन को सपोज पे करने हैं मंथली, उनकी जो है वो जो मिनिमम है 3 लाख 4 लाख 5 लाख है। ऐसे बेटा आप मिनिमम को आप जो पे करनी है सैलरी दैट्स 5 लाख रुपीज और 3 लाख और 2 लाख रुपीज, क्योंकि आप उन कंट्रीज की बात कर रहे हो। ओके, अब आईसीटी से हुआ क्या बेटा, अब सपोज एक कंपनी ने 10 लोगों को हायर करना है और 10 लोगों को उन्होंने 3 लाख रुपीस पे करने हैं, मिनिमम जो आपको बता रही हूँ 5 लाख पे करने हैं वहाँ पे। अब 5 लाख मल्टीप्लाई 10-50 लाख आपने पे करने हैं वहाँ पे, और डिफरेंट गवर्नमेंट रेगुलेशन को भी आपने फॉलो करना है, एम्प्लॉइज की जो उनके जो पर्सनल प्रिविलेज उनको भी आपने कैटर करना होता है। तो इट्स काफ़ी हेक्टिक जॉब टू हैंडल ऑल ऑफ दोस पीपल। अब बेटा सीन ये है, सिनेरियो ये है,
आईसीटी ने क्या कर दिया है कि अब कि अब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जहां पे भी इंग्लिश बोली जाती है, समझी जाती है, अब वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया है कि अपनी हेल्पलाइंस को कन्वर्ट कर दिया है इन दीज कंट्रीज। ओके, अब जब कोई अमेरिकन कोई कॉल करता है न्यूयॉर्क में, या वो वाशिंगटन में कॉल कर रहा है टू सॉल्व हिज कंपनी टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम दैट रिलेटेड विद दैट कंपनी, सो वो बेसिकली वहाँ पे कॉल नहीं कर रहे होते, वो कॉल कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, कहीं कराची में कॉल कर रहे हैं, या लाहौर में कहीं शालमी में कॉल कर रहे हैं, या आपके सामने, आपकी नज़र के सामने कितने कॉल सेंटर हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेटेड हैं। तो ये बेसिक होता है बेटा ये है कि जब वहाँ पे कॉल्स की जाती हैं, अब यहाँ पे आपने एम्प्लॉय को क्या पे करना है, मैक्सिमम कितना पे करना है, 15,000, 20,000, 25,000। अब वहाँ पे जहाँ पे आपने एक एम्प्लॉय को 5 लाख पे करना है, यहाँ पे आपने 25,000 पे करना है, और यहाँ पे 10 एम्प्लॉइज़ को भी आप अगर उनकी सैलरी काउंट करें तो प्रॉब्ली वो इतनी नहीं बनती जितनी वहाँ पे एक एम्प्लॉय की बनती है। तो दिस इज अ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे to utilize the ICT from those country towards the developing countries, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम है, इस वजह से जो कॉल सेंटर्स हैं जो चल रहे हैं वो इन कंट्रीज़ की वजह से चलते हैं। इसका बेसिक जो फिनोमेना है, जो इसकी जो थ्योरी है वो ये है कि कॉल्स वहाँ से डाइवर्ट होती हैं, वहाँ से यहाँ पे सिर्फ आप क्या करते हैं, अपना नाम मोस्ट लाइकली चेंज कर देते हैं, ओके, फील ना हो कि you are talking from Pakistan, you are talking from India, or you are from Bangladesh, or those countries which are good in English, okay, so वो सब आपका नाम चेंज करते हैं, and they realize you, and you realize them, you realize the customer you are talking from those countries. So this is called the offshore help desk. अब offshore बेटा होता है, शोर होता है समंदर का जो किनारा होता है, और offshore समंदर पार। अब जो हेल्प डेस्क बन गई है वो समंदर पार, लाइक आप दुनिया के साथ जो कनेक्टेड है, आपको पता ही है, वो ऑफशोर के थ्रू कनेक्टेड है। आप दूसरे दो तीन कंट्रीज हैं जिनके साथ आप बाय लैंड कनेक्टेड है, लाइक इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, 3-4 कंट्रीज जिनके साथ आप बाय लैंड कनेक्टेड है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आप बाय ऑफशोर ही कनेक्टेड हैं। आप अपने शोर से दूसरे शोर पर जाते हैं तो आप उस कंट्री में लैंड करते हैं। तो ये बात कर रहा है यहाँ पे, द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कंबाइंड विद रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आप क्योंकि कम्युनिकेशन सस्ती भी हो गई है और में फीचर्स भी ज़्यादा हो गए हैं, एंड लोकल लेबर cost has seen a trend in traditional home country based telephonic help desk being moved offshore to East European and Central Asian location। ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि इन कंट्रीज में लेबर कॉस्ट कम है, इन कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम है। तो अब जिस तरह से आई गिव यू एग्जांपल बेटा, अब आपके हाथों में जो मोबाइल, इन कंट्रीज के मोबाइल हैं, उन कंट्रीज में तो मोबाइल बन ही नहीं रहे हैं, देखिए वो आपको मिलेंगे मेड इन चाइना में। क्यों? क्योंकि चाइना में लेबर कॉस्ट कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम है। तो अब जो ट्रेंड बेटा है कि हम बिजनेस, आप चाहे जहाँ के बेस्ड हो, आप नाम अपने कंट्री का ही लगाएंगे, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे करेंगे, आप अपना बिजनेस सेटअप वहाँ पे लगाएंगे कि जहाँ पे आपको लेबर कॉस्ट सस्ती मिलती है, या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम पड़ती है, या आपको यूटिलिटी कॉस्ट जो है ना वो कम पड़ती है। Understood beta? I hope you understood. This is a little bit complicated concept. Okay, next is growth of automated call answering. अच्छा, आजकल बेटा सीन ये होता है आईसीटी की वजह से अब सपोज आप कॉल करते हैं यू फोन पे, तो वो सबसे पहले बोलेगा कि इफ़ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश प्लीज़ प्रेस 1। उर्दू में बात करने के लिए 2 प्रेस करें, फिर आगे फर्दर ऑप्शंस आते हैं। अब इसका उनको बेनिफिट क्या हुआ है बेटा